जब बॉल फिरे थे बॉल में लाइट दिखते हैं। आप सभी का रमन साइंस सेंटर के इस खास शो साइंस ऑन स्फीयर यानी कि गोलक पर विज्ञान इस शो में सभी का स्वागत है। आप सभी ने इससे पहले थिएटर में या टीवी पर वगैरह मूवीज जरूर देखी होगी। वहां की स्क्रीन और यहाँ की स्क्रीन में आपको कुछ डिफरेंस नजर आ रहा होगा। जनरली जो हमारी टीवी की स्क्रीन या थिएटर की स्क्रीन होती है वो कैसी रहती है, शेप में फ्लैट रहती है और स्क्वायर शेप की रहती है, और हमारे इस शो की स्क्रीन कैसी है, स्फेरिकल शेप की है, एक सर्कुलर शेप की है। क्योंकि हम इस शो में क्या करते हैं, हमारे सोलर सिस्टम यानी कि हमारी सूर्यमाला के बारे में जानते हैं। और हमारे सोलर सिस्टम में जितने भी 8 प्लैनेट पाए जाते हैं सभी के सभी एक स्फेरिकल शेप यानी कि एक गोलक का शेप मेंटेन करते हैं, और इसी वजह से हमारे शो की स्क्रीन भी एक स्फेरिकल शेप की है। तो देखते हैं सोलर सिस्टम के सबसे बड़े ऑब्जेक्ट को, जो कि एक स्टार यानी कि एक तारा है, सन, सूरज। हमारे सोलर सिस्टम का इकलौता स्टार, और इस साइज में इतना बड़ा होता है कि यहाँ पर हमारे पृथ्वी जैसे लगभग 13 लाख प्लैनेट समा सकते हैं। इतना विशाल होता है सन साइज में। और हम सब सन को स्टार कहते हैं, सूरज को हम सब तारा कहते हैं। तो क्यों कहते होंगे सन को स्टार? कहते हैं ना सन को स्टार, या नहीं कहते? कहते हैं। तो देखिए, जिस भी सेलेस्टियल बॉडी के पास उसकी खुद की लाइट पाई जाती है उसे हम क्या कहते हैं, स्टार कहते हैं। और सूरज के पास भी उसकी खुद की रोशनी पाई जाती है। सूरज सेल्फ इल्यूमिनेटिंग यानी कि स्वयं प्रकाशित होता है, और इसी वजह से हम सूरज को क्या कहते हैं, स्टार कहते हैं। इसके कोर में निरंतर एक रिएक्शन होती रहती है जिसका नाम है न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, जहां पर क्या होता है, हाइड्रोजन के 4 एटम मिलकर एक हीलियम एटम का निर्माण करते हैं, और इस रिएक्शन में ट्रिमेंडस अमाउंट में हीट और एनर्जी प्रोड्यूस होती है। सूरज हमारे सोलर सिस्टम में सबसे ज्यादा मास यानी कि सबसे ज्यादा वस्तुमान भी ऑक्युपाई करता है। नियर अबाउट 99.86% मास अकेला सूरज ऑक्युपाई करता है, और इसी वजह से हमारी सूर्यमाला में सबसे ज्यादा गुरुत्वाकर्षण शक्ति सूरज की ही पाई जाती है। और इसी वजह से हमारे सोलर सिस्टम में जितने भी 8 ग्रह पाए जाते हैं सभी के सभी सन के अराउंड रोटेशन और रिवॉल्यूशन करते हैं, सूरज के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं। तो मिलते हैं सोलर सिस्टम के फर्स्ट मेंबर से, पहले प्लैनेट से। हमारे सोलर सिस्टम के पहले प्लैनेट से मिलते हैं। तो कौन सा होता है पहला प्लैनेट? मर्क्यूरी, बुध ग्रह। हमारे सोलर सिस्टम का सबसे छोटा प्लैनेट, और ये जो प्लैनेट है यह सूरज के काफी नजदीक रहता है। पर सूरज के काफी नजदीक रहने के बावजूद मर्क्यूरी हमारे सोलर सिस्टम का हॉटेस्ट प्लैनेट नहीं है। ऐसा कैसे? अगर कोई चीज सूरज के इतना नजदीक रहती है तो गर्म रहनी चाहिए थी ना। ये तो सूरज के बिल्कुल नजदीक रहते हुए भी हमारे सोलर सिस्टम का हॉटेस्ट प्लैनेट नहीं है। वैसे कौन सा प्लैनेट होता है हमारे सोलर सिस्टम का हॉटेस्ट प्लैनेट? मार्स या वीनस? वीनस इज द हॉटेस्ट, बट व्हाई नॉट मर्क्यूरी? टेक्निकली तो मर्क्यूरी हॉट रहना चाहिए था, पर इस प्लैनेट के पास उसका खुद का एटमॉस्फेयर यानी कि खुद का वातावरण भी नहीं पाया जाता है। जैसे अभी हम सब धरती पर है, सभी लोग हवा फील कर पा रहे होंगे, क्योंकि हमारे धरती पर क्या प्रेजेंट होता है, एटमॉस्फेयर प्रेजेंट होता है। और एटमॉस्फेयर का काम क्या होता है, जितनी भी सनरेज उस प्लैनेट पर इंसिडेंट हो रही है उसको इवनली डिस्ट्रीब्यूट करना और हीट को मेंटेन करने का काम होता है। पर यहाँ पर तो एटमॉस्फेयर ही नहीं पाया जाता है, और इसी वजह से इस प्लैनेट पर जितनी भी सनरेज इंसिडेंट होती है उसमें से ज्यादातर सनरेज रिफ्लेक्ट बैक यानी कि परावर्तित हो जाती है। और इसी वजह से मर्क्यूरी अपने डे नाइट टेम्परेचर वेरिएशन के लिए जाना जाता है।
यहाँ पर दिन का तापमान बढ़कर पहुंच जाता है 430 डिग्री सेल्सियस तक के, और रात का यही तापमान ड्रॉप डाउन होकर कम होकर पहुंच जाता है -180 डिग्री सेल्सियस तक के। इतना ज्यादा टेम्परेचर में वेरिएशन रहता है मर्क्यूरी पर। यानी कि एक तरफ ऐसा टेम्परेचर अगर हम वहां पर जाते हैं तो पूरी तरह से जलकर राख हो जाएंगे, और एक तरफ ऐसा टेम्परेचर अगर हम वहां पर जाते हैं तो पूरी तरह से फ्रीज हो जाएंगे, हमारी कुल्फी जम सकती है। इतना कम टेम्परेचर पाया जाता है मर्क्यूरी पर। यानी कि मर्क्यूरी पर तो हमारे लिए लाइफ ही पॉसिबल नहीं है। तो मिलते हैं सोलर सिस्टम के दूसरे मेंबर से, वीनस, शुक्र ग्रह। हमारे सोलर सिस्टम का ब्राइटेस्ट एज वेल एज हॉटेस्ट प्लैनेट। वीनस को मॉर्निंग या इवनिंग स्टार के नाम से भी जाना जाता है। और ऐसा क्या होगा वीनस के पास जिस वजह से ये हॉटेस्ट प्लैनेट है? ऐसा क्या नहीं था मर्क्यूरी के पास जिस वजह से वो हॉटेस्ट प्लैनेट नहीं था? उसका खुद का एटमॉस्फेयर। वीनस के पास उसका खुद का एक डेंस एटमॉस्फेयर, यानी कि काफी घना वातावरण पाया जाता है, और उस एटमॉस्फेयर में एक ग्रीन हाउस गैस पाई जाती है जिसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जो कि इसके एटमॉस्फेयर में 98% में मौजूद होती है। ये गैस क्या करती है? जितनी भी सनरेज इस प्लैनेट पर इंसिडेंट होती है उसको ट्रैप करके रखती है, सोलर रेडिएशन को एब्जॉर्ब करती है, और इसी वजह से इस प्लैनेट का टेम्परेचर बढ़कर पहुंच जाता है 460 डिग्री सेल्सियस तक के। और इसी वजह से इस प्लैनेट को हमारी सोलर सिस्टम का हॉटेस्ट प्लैनेट भी कहा जाता है। आप सभी को यहाँ पर कुछ व्हाइटिश पैचेस भी नजर आ रहे होंगे, कुछ सफेद धब्बे दिखाई दे रहे होंगे। ये वीनस पर पाए जाने वाले क्लाउड्स है, वीनस पर पाए जाने वाले बादल है, जो कि सल्फर डाइऑक्साइड से बने हुए रहते हैं। और जैसे हमारे पृथ्वी पर बारिश के रूप में पानी बरसता है, वीनस पर भी बारिश होती है, और वीनस की बारिश में कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि तेजाब बरसता है। एसिड रेन होता है वीनस पर, और एसिड क्या करता है? किसी भी चीज को जलाकर राख कर देता है। यानी कि वीनस पर भी हमारे लिए लाइफ पॉसिबल होगी क्या? नहीं, वीनस पर भी हमारे लिए लाइफ पॉसिबल नहीं है। और अभी हमने दो प्लैनेट देखे, मर्क्यूरी और वीनस। इन दोनों के पास एक भी नेचुरल सैटेलाइट यानी कि एक भी चांद भी नहीं पाया जाता है। तो मिलते हैं सोलर सिस्टम के तीसरे मेंबर से जिसके पास एक चांद पाया जाता है, आवर मदरलैंड अर्थ, पृथ्वी। हमारे सोलर सिस्टम का सबसे खूबसूरत प्लैनेट और इकलौता प्लैनेट जहां पर क्या पाया जाता है? लाइफ पाई जाती है, जीवन पाया जाता है। और हम सब हमारे पृथ्वी को ब्लू प्लैनेट या ब्लू मार्बल के नाम से भी जानते हैं। पृथ्वी को हम सब नील ग्रह भी कहते हैं, क्योंकि हमारे धरती पर 71% में क्या मौजूद होता है? वाटर, पानी मौजूद होता है, और 29% में लैंड, जमीन मौजूद होती है, जो कि 7 कॉन्टिनेंट्स यानी कि 7 खंडों में विभाजित होती है। तो देखते हैं उन्हीं कॉन्टिनेंट्स यानी कि उन्हीं खंडों को 1 by 1। तो सबसे पहले देखेंगे सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट जहां पर हमारा इंडिया भी पाया जाता है, एशिया कॉन्टिनेंट, सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट। तो हमारा इंडिया भी नजर आ रहा होगा सभी को। अभी देखिए यहाँ पर हमारा सेंटर में हमारा इंडिया भी मौजूद है, और उसी के बाजू में नेबरिंग कंट्रीज जैसे कि पाकिस्तान हो गया, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान। और एशिया कॉन्टिनेंट के बाद आएगा अफ्रीका कॉन्टिनेंट, जहां पर सहारा का डेजर्ट यानी कि सहारा का रेगिस्तान भी पाया जाता है। इसके बाद आता है यूरोप, यूरोप के बाद आएगा साउथ अमेरिका। और आप सभी ने एनाकोंडा की मूवीज जरूर देखी होगी, तो वहां पर जो अमेज़न के जंगल दिखाए जाते हैं इसी कॉन्टिनेंट में पाए जाते हैं, साउथ अमेरिका में, ब्राजील में। और उसके बाद आता है नॉर्थ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स। और यह है हमारे धरती पर पाए जाने वाला सबसे बड़ा ओशियन, सबसे बड़ा महासागर, पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर। और इसके बाद आता है कंगारुओं का कॉन्टिनेंट, ऑस्ट्रेलिया। और लास्ट में आता है अंटार्कटिका, जो कि पूरा का पूरा बर्फ से घिरा हुआ रहता है। हमारी अर्थ उसके एक्सिस पर 23.5 डिग्री से टिल्ट रहती है, झुकी हुई रहती है, और इसी वजह से यहाँ पर
सीजनल वेरिएशन यानी कि ऋतु परावर्तित होते हैं। समर, विंटर, रेनी सीजन, ऐसे सीजन चेंज होते हैं। तो देखते हैं इसी के एक नेचुरल सैटेलाइट को, जो कि रोज रात को हम आसमान में देखते हैं, मून, चांद। तो देखिए, जैसे हमारे धरती पर एटमॉस्फेयर पाया जाता है, क्या चांद पर एटमॉस्फेयर पाया जाता होगा? चांद पर तो एटमॉस्फेयर ही नहीं पाया जाता है। और इसी वजह से ऐसा कहा जाता है कि चांद पर जिन्होंने पहला कदम रखा था, जो थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग, तो उनके कदमों के निशान यानी कि उनके फुटप्रिंट अभी भी चांद पर मौजूद है, ऐसा कहा जाता है। और चांद हमें डिफरेंट फेजेस भी दिखाता है, जैसे कि न्यू मून टू हाफ मून टू फुल मून। तो देखते हैं चांद के उन्हीं डिफरेंट फेजेस को। तो मिलते हैं सोलर सिस्टम के चौथे मेंबर से, जिसे हम रेड प्लैनेट यानी कि लाल ग्रह के नाम से भी जानते हैं, मार्स, मंगल ग्रह। तो यहाँ हमें रेडिश ब्राउन कलर का नजर आता है, इसीलिए इसे हम रेड प्लैनेट कहते हैं। पर क्यों नजर आता होगा हमें मार्स ऐसे रेडिश ब्राउन कलर का? आप सभी ने लोहे को जंग करते हुए जरूर देखा होगा, रेडिश ब्राउन कलर का रहता है। और इस प्लैनेट की मिट्टी में भी आयरन रस्ट यानी कि लोहे की जंग पाई जाती है। और इसी वजह से जो प्लैनेट है यहाँ हमें ऐसा रेडिश ब्राउन कलर का नजर आता है। और जैसे हमारे पृथ्वी पर दो पोल्स पाए जाते हैं, यहाँ पर भी दो पोल्स पाए जाते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, जो कि ड्राई आइस कैप से घिरे हुए रहते हैं। और इसी के नीचे पाया जाता है सलाइन वाटर यानी कि खारा पानी। और जैसे हमारे पृथ्वी के ऊपर का सबसे बड़ा माउंटेन होता है माउंट एवरेस्ट, वैसे ही यहाँ पर पाया जाता है हमारी सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा माउंटेन ओलंपस मॉन्स, जिसे निक ओलंपिया के नाम से भी जाना जाता है। और मार्स के पास टोटल 2 नेचुरल सैटेलाइट यानी कि 2 चांद भी पाए जाते हैं, जिसमें से एक होता है फोबोस और दूसरा होता है डीमोस। तो मिलते हैं सोलर सिस्टम के सबसे बड़े प्लैनेट से, बिगेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम, जुपिटर, गुरु ग्रह। तो यहाँ का एटमॉस्फेयर आपको कुछ अलग नजर आ रहा होगा, काफी वायलेंट दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि ये जो प्लैनेट है पूरा का पूरा गैसेस से बना हुआ रहता है, हाइड्रोजन, हीलियम जैसे गैसेस से बना हुआ रहता है। और इसी वजह से इस प्लैनेट को गैसियस जायंट के नाम से भी जाना जाता है। आप सभी के स्क्रीन के सामने एक सर्कुलर पोर्शन आया है। ये यहाँ पर पाए जाने वाला एक जाना माना तूफान है, जो कि 17th सेंचुरी से अपने एक्टिव कंडीशन में है, जिसका नाम है द ग्रेट रेड स्पॉट, जो कि एक्चुअल में इतना बड़ा होता है कि वहां पर हमारे पृथ्वी जैसे 2 से 3 प्लैनेट समा सकते हैं, इतना बड़ा वो तूफान होता है। तो आप में से कोई गेस कर पाएगा पूरे के पूरे जुपिटर में, पूरे के पूरे बृहस्पति में हमारे अर्थ जैसे कितने प्लैनेट फिट हो पाएंगे? तो एनी गेसेस? अकॉर्डिंग टू द साइंटिस्ट नियर अबाउट 1300, यानी कि लगभग 1300 पृथ्वियां समा सकती है, इतना विशाल होता है जुपिटर। और इस प्लैनेट के पास टोटल 95 नेचुरल सैटेलाइट यानी कि 95 चांद भी पाए जाते हैं। और जिसमें से जो 4 चांद होते हैं वो साइज में बड़े होते हैं, और उनकी खोज की थी सर गैलीलियो गैलीली ने, इसलिए उनको गैलीलियन मून्स भी कहा जाता है। तो देखते हैं उन्हीं गैलीलियन मून्स को। तो पहला गैलीलियन मून होता है आयो, जो कि दिखने में काफी सुंदर दिखाई देता है, पर जितना ज्यादा ये सुंदर दिखाई देता है उतना ही भयानक है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सी पॉइजनस गैसेस और लावा की नदियां भी पाई जाती है। दूसरा होता है यूरोपा, तीसरा है गायनामिड, और चौथा और आखिरी कैलिस्टो।
कैलिस्टो। तो मिलते हैं सोलर सिस्टम के नेक्स्ट प्लैनेट से सैटर्न, शनि ग्रह। तो आप सभी ने सैटर्न की इमेजेस किताबों में या मोबाइल फोन्स में वगैरह जरूर देखी होगी। आपको यहाँ पर कुछ मिसिंग नजर आ रहा होगा। हाँ, सैटर्न के अराउंड क्या पाई जाती है? रिंग्स पाई जाती है, पर वही रिंग्स हमें यहाँ पर प्रोजेक्ट कर पाना पॉसिबल नहीं है। तो आप कल्पना करिए कि इसके अराउंड रिंग्स है, तो देखते हैं कि वो रिंग्स कैसे फॉर्म हुई। सैटर्न का एक नेचुरल सैटेलाइट, एक चांद, इसके एटमॉस्फेयर में आकर क्या हो गया? बस्ट हो गया, फट गया। और सैटर्न की ग्रेविटी की वजह से चांद का जो भी मलबा निकला, जो भी डेब्रिस निकली, वो इसके अराउंड रोटेशन और रिवॉल्यूशन करने लगे, इसके इर्द गिर्द चक्कर काटने लगे, और उन्होंने ही वह रिंग्स फॉर्म की है। इस प्लैनेट के बारे में एक खास बात है, इसे किंग ऑफ द मून्स यानी कि चंद्रमाओं का राजा भी कहा जाता है, क्योंकि जैसे हमारे पृथ्वी के पास इकलौता एक चांद पाया जाता है, सैटर्न के पास सबसे ज्यादा मून्स पाए जाते हैं हमारे सोलर सिस्टम में, जो कि रहते हैं लगभग 146 मून्स, और जिसमें से सबसे बड़ा चांद होता है टाइटन। तो मिलते हैं सोलर सिस्टम के नेक्स्ट मेंबर से यूरेनस, अरुण ग्रह। तो ये जो प्लैनेट है ये अपने एक्सिस पर कुछ ऐसे 98 डिग्री से टिल्ट रहता है, 98 डिग्री से झुका हुआ रहता है। इसकी एक वजह है, हमारे पृथ्वी जितना बड़ा एक एस्टेरॉइड इस प्लैनेट को 2 बार आकर टकराया, और इसी वजह से इस प्लैनेट की टिल्टिंग ऐसे 98 डिग्री पर हो गई है, और इतना ज्यादा अपने एक्सिस पर झुका हुआ रहता है। इस वजह से इस प्लैनेट पर सूरज की रोशनी भी बराबर नहीं पहुंच पाती है, और इसी वजह से यूरेनस हमारे सोलर सिस्टम का कोल्डेस्ट मेंबर है, सबसे ज्यादा ठंडा रहने वाला ग्रह भी है। और जब ये प्लैनेट अपने एक्सिस पर घूमता है तो ऐसे लगता है कि कोई पहिया अपने एक्सिस पर घूम रहा है, और इसी वजह से इस प्लैनेट को रोलिंग प्लैनेट के नाम से भी जाना जाता है। तो मिलते हैं सोलर सिस्टम के आखिरी के मेंबर को, नेपच्यून, वरुण ग्रह। तो इस प्लैनेट के बारे में भी एक खास बात है, इसे हमारे सोलर सिस्टम का रिचेस्ट प्लैनेट, सबसे अमीर ग्रह भी कहते हैं। तो क्यों कहते होंगे नेपच्यून को रिचेस्ट प्लैनेट, सबसे अमीर ग्रह? हम किसे कहते हैं अमीर? जिसके पास क्या रहता है? बहुत सा पैसा रहता है, सोना चांदी रहती है। तो क्या नेपच्यून के पास होगा बहुत सा पैसा? इसके पास पैसे तो नहीं है, पर ऐसी एक चीज है जिससे हम बहुत सा पैसा कमा सकते हैं। यह हमारे सोलर सिस्टम का इकलौता प्लैनेट है जहां पर प्रोमिनेंट डायमंड्स की बारिश होती है, हीरो की बरसात होती है नेपच्यून पर। तो अगर आप में से किसी को रीच होना होगा तो जा सकता है वहां पर हीरे इकट्ठा करने के लिए। तो बच्चों में से कोई इंटरेस्टेड है जो कि फ्यूचर में एस्ट्रोनॉट बनकर जाना चाहेगा नेपच्यून पर हीरे इकट्ठा करने के लिए? यहाँ पर एक बच्चा रेडी है जाने के लिए नेपच्यून पर हीरे इकट्ठा करने के लिए, और कोई रेडी है? बट देखिए एट प्रेजेंट अगर हम उस प्लैनेट पर जाना भी चाहे तो जा सकते हैं क्या? नहीं जा सकते हैं, क्योंकि वहां का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहता है काफी ज्यादा प्रेशराइज रहता है। अगर हम उसके एटमॉस्फेयर में थोड़ा भी एंटर करते हैं तो हम सैटर्न के मून की तरह, शनि के चांद की तरह हम भी बस्ट हो जाएंगे, फट जाएंगे, इतना ज्यादा वहां पर वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहता है। तो देखते हैं हमारी पृथ्वी पर दिन और रात कैसे होती है। तो आप सभी ने रोड के ऊपर का गाड़ियों का ट्रैफिक जरूर देखा होगा। आसमान में भी ट्रैफिक पाया जाता है, एयर ट्रैफिक, एरोप्लेन्स का ट्रैफिक। आपको जो येलो डॉट दिखाई दे रहे हैं कुछ विशेष की तरह, एरोप्लेन्स है। तो एशिया कॉन्टिनेंट में सबसे ज्यादा एयर ट्रैफिक आपको कौन से कंट्री में नजर आ रही है? इंडिया में या चाइना में? चाइना में। हमारी इंडिया के मुकाबले चाइना में यानी कि चीन में बहुत ही ज्यादा एयर ट्रैफिक पाया जाता है। हमारे इंडिया में तो ज्यादातर एयर ट्रैफिक मेट्रो सिटीज यानी कि दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलोर की तरफ ही पाया जाता है, और वर्ल्ड का सबसे कम एयर ट्रैफिक पाया जाता है अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा अंडर डेवलप्ड कंट्रीज पाई जाती है, और सहारा का रेगिस्तान भी पाया जाता है जहां पर हमें एयरपोर्ट बिल्ड करना पॉसिबल नहीं है, और इसी वजह से अफ्रीका में बहुत ही कम एयर ट्रैफिक पाई जाती है। पर थोड़ा सा ऊपर नजर डालिए यूरोप की तरफ, देखिए कितने छोटे से एरिया में एट अ टाइम कितने सारे एरोप्लेन फ्लाई कर रहे हैं।
ऐसे लग रहा है कि यूरोप पर किसी ने शक्कर की बोरियां गिरा दी है और वहां पर वो चींटियां लगी है। ऐसा ही कुछ नजारा है यूरोप का। पर यूरोप में तो वर्ल्ड का दूसरे नंबर का एयर ट्रैफिक पाया जाता है। वर्ल्ड में इससे भी ज्यादा एक कॉन्टिनेंट में एयर ट्रैफिक पाया जाता है। तो आप में से कोई गेस करेगा वर्ल्ड का सबसे ज्यादा एयर ट्रैफिक कौन से कॉन्टिनेंट पे पाया जाता होगा? तो एकदम करेक्ट, नॉर्थ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स वर्ल्ड का सबसे ज्यादा एयर ट्रैफिक वाला कॉन्टिनेंट। और देखिए जैसे जैसे दिन बढ़ता जाता है वैसे वैसे एयर ट्रैफिक भी बढ़ती जाती है, और जैसे जैसे रात होती है वैसे वैसे एयर ट्रैफिक भी कम होती जाती है। और इसी के साथ हमारा ये शो साइंस ऑन स्फीयर यहीं पर समाप्त होता है।